नमस्कार, टीएनआर न्यूज का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में हमारा पड़ाव आ चुका है वार्ड नंबर 38 यानी शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड, जहां से भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं दीपक जायसवाल जी, वही हमारे साथ है। जानेंगे कैसा उनका कामकाज चल रहा है और आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे कार्यक्रम का तो पहला पड़ाव ही रहता है सर, हम हर किसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे राजनीतिक सफ़र आपने तय किए हैं और पहले क्या थे और अभी भविष्य की आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, राजनीति मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। लोगों का सेवा करना, धीरे धीरे सामाजिक स्तर में बहुत सारे मोहल्ले में जैसे कार्यक्रम होते थे उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा हमेशा रहता था। नवरात्रि, गरबा, गणेश उत्सव, तो धीरे धीरे लोगों की समस्याओं को भी सुनना लेके जो आते थे, जिस प्रकार की छोटी छोटी समस्या होती थी उन सभी समस्याओं को सॉल्व करते करते धीरे धीरे लोगों ने भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बार पार्षद चुन के आया। परिवार में कोई राजनीति व्यक्ति नहीं है और सभी का आशीर्वाद है कि जो आज शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड में आज मुझे मौका मिला है पार्षद के रूप में लोगों को सेवा करने का। पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा, लेकिन आपका रुझान कैसे राजनीति में रहा? नहीं, मैंने बताया ना कि शुरू से ही सामाजिक कार्यक्रमों में मेरी भागीदारी हमेशा रहती थी। लोगों से जुड़ाव था। एक सामाजिक कार्यक्रम होने के कारण लोगों से मेल जोल बहुत ज़्यादा थे। मोहल्ले में वार्ड के जो हमारा वार्ड है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सभी से पहचान थी, तो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को हम समाधान करते थे। यहाँ तक कि किसी के यहाँ 100 रुपये भी अगर चोरी हो गया तो मैंने एफआईआर करवाने थाने पहुँचाए। एक गरीब परिवार के अलमारी से, झोपड़ी में जो रहता था, उसके पेटी से चोरी हो गया था, उसको भी मैंने एफआईआर करवाने सरस्वती नगर थाने में पहुँचा था। तो ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जीवन में जो धीरे धीरे हमारे साथ घटी है और लोगों का रुझान रहा और भारतीय जनता पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिला और जनता का आशीर्वाद मिला और आज पार्षद यहाँ पे चुन के है। अभी जो आपका कार्यकाल है, अब अगले साल चुनाव भी होने हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर आए थे पूरा कर पाए हैं आप? निश्चित तौर पे जिस विषय को मैंने जब चुनाव लड़ा, मैं भविष्य में क्या करूँगा उन लोगों के लिए, मैंने अपनी बात कही। पूर्व में पार्षद ने क्या किया, क्यों नहीं कर पाए, मैं उस विषय में किंतु कभी नहीं गया और मैंने निरंतर लोगों के बीच में रहा। मैंने कहा था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर चौक चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा, जहाँ पे महिलाओं, बच्चे, असामाजिक तत्वों का जमघट जो लगा रहता है वो सब बंद हो। तो मैंने तत्काल जब पार्षद चुनाव मैंने जीता तो हर चौक में आप मेरे वार्ड में घूमेंगे, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे से लैस है। कई बड़ी घटनाएं उससे बच जाती है। मेरे यहाँ 350, लगभग 350 परिवारों का आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो गया। उज्ज्वला योजना कम से कम उसमें भी 200 से 250 लोगों को मैंने यानी प्रधानमंत्री के माध्यम से लाभान्वित। ऐसे अनेक कार्य हैं। पिछली बार हमारी सरकार भी नहीं थी, आज तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, तो सरकार ना होने के कारण भी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हो पाती थी हमारे यहाँ। अगर हमको वार्ड में अगर हम गए तो किसी ने व्यक्ति ने कहा कि रोड नाली बनवाना है, तो हमें इतनी लड़ाई करनी पड़ती थी उसके लिए, फंड लाने के लिए। तो वो भी कठिनाई हमने इस झेली है यहाँ पे। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। रायपुर पश्चिम विधानसभा में हमारे माननीय राजेश मुड़ा जी भी जीत के हैं। अब निश्चित तौर पे हमारा कार्यकाल साल भर बचा है और इस वार्ड में जितने मूलभूत सुविधाएं काम बाकी है उस कार्य को किया जाएगा। जी, हमने बहुत से पार्षदों से बातचीत की इस बारे में, उनका भी यही कहना था कि वहाँ से फंडिंग नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। क्या कारण लगता है कि जो रोना रोते हैं कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, काम नहीं हो पाएगा? देखिए, मुझे हंसी आती है क्योंकि जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लोगों को लुभावने वादे करके सरकार बनाई,
मगर वो चीज़ आम जनता में देखने नहीं मिला। जिस प्रकार से यहाँ के विधायक चुन के आए विकास उपाध्याय, उन्होंने भी बहुत सपने दिखाए लोगों के बीच में, मगर अगर छोटे से भी काम के लिए अगर हमें काम करवाना 1 लाख रुपए का बीमा था, उसके लिए भी अधिकारी मोहताज रहते थे कि विधायक जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक उस वार्ड में जिस जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उस जगह भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। हम 1 लाख रुपए का भी काम नहीं करा पाते थे। अगर 1 लाख रुपए का काम, अगर रिपेयरिंग का भी काम हो तो माननीय विधायक जी आके जब तक नारियल ना फोड़े तब तक वो 1 लाख रुपए का कार्य भी नहीं होती थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। इस रायपुर राजधानी को सुंदर बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता थे, जो आज रायपुर शहर में चारों ओर अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, चौड़े सड़कें आप देख रहे हैं। इस रायपुर शहर की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। और फिर से विकास की गाथा लिखने हमारे माननीय राजेश मोड़क जी जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, फिर से आप रायपुर शहर में जो रुके हुए विकास कार्य थे वो आज तेज़ी से चलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आती है सर, साफ़ सफाई को लेकर, आपके यहाँ ठीक ठाक हो रही है साफ़ सफाई? देखिए, साफ़ सफाई निश्चित तौर पे जब तक लोग जागरूक ना हो, हर व्यक्ति अगर नगर निगम के भरोसे, पार्षद के भरोसे रहेगा तो कभी सफाई नहीं हो सकती। हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारी गली, हमारा सड़क, ये जब भावना जब तक उन लोगों के बीच में नहीं आएगी तब तक सफाई नामुमकिन है। कर्मचारी आते हैं, नगर निगम के कर्मचारी आएंगे, अपना काम वो जितने भी नाली को सफाई है वो करेंगे, मगर जब तक उन भावना उन व्यक्तियों के पास, उन परिवार के पास नहीं आएगा तब तक मैं 100% बोल रहा हूँ कि सफाई नहीं हो सकती। रोज गाड़ियाँ चलती हैं हर घरों में, सुबह जिस भी रूटीन के समय रूटीन बंधी हुई गाड़ियों की, कचरा लोगों के घर से कचरा निकलता है, उसके बाद भी नालियों में, रोड में कचरा आखिर आता कहाँ से? आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोड और नालियों में फेंक के चले जाता है? मैं आपके माध्यम से सभी से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि ये मेरा शहर है, ये मेरा मोहल्ला है, मेरी गली है, हमारी भी जवाबदारी उतनी है जितना हम घर के अंदर साफ़ सफाई रखते हैं उतने घर के बाहर को भी साफ़ सफाई रखें। हमने दूसरे पार्षदों से जब बातचीत की तो उनका कहना कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ कितने कर्मचारी? देखिए, कर्मचारी हो ना हो इसमें विषय नहीं आता। मैंने कहा आपके अंदर भावना जागृत होनी चाहिए। अगर हम सुबह मॉर्निंग गाड़ी की कचरा की गाड़ी आ रही है तो हम उस व्यक्ति को कचरा जब दे रहे हैं हमारे घर का, तो फिर वापस रोड में और नालियों में कचरा क्यों आए? 5 कर्मचारी हो, 50 कर्मचारी हो, 100 कर्मचारी हो, अगर 100 कर्मचारी भी जिस वार्ड में उपलब्ध रहे तो सफाई जितना होना वो होगा, मगर फिर उससे वापस पब्लिक कचरा फेंक दे तो जितने भी खाली प्लॉट हैं उसमें व्यक्ति अपने घर का कचरा उलट के चले जाता है। हमारे कर्मचारी साफ करते रहते हैं, फिर वहाँ कचरा नलियों में डाल देते हैं। जो छोटे बच्चे उनको जागरूक कौन करेगा? उन परिवार के मुखिया ही जागरूक करेंगे। अगर हमारा भविष्य अगर खराब हो रहा है, आज हमारा भविष्य के जो बच्चे हैं वो अगर नालियों में कचरा डाल रहा है, मुक्कड़ में कचरा डाल रहा है, तो वो कैसे जागरूक होंगे? कैसे आखिर वो जागरूक होंगे जब बड़े होकर? वो तो स्थिति वैसी रहेगी। हम इंदौर की कल्पना करते हैं, इंदौर में हर व्यक्ति जागरूक है। अगर आप कोई भी बिना डस्टबिन से अगर रोड में आप पॉलीथीन फेंक देंगे, किसी प्रकार का कचरा भी फेंक देंगे, तो पीछे वाला व्यक्ति आपको आके कहेगा कि भाई साहब उस कचरे को डस्टबिन में डालिए, और नहीं कहेगा तो पीछे वाला व्यक्ति उसको उठा के डस्टबिन में डाल देगा। ये जागरूकता उन व्यक्तियों के पास है, तब जाके रायपुर शहर भी क्लीन हो सकता है और नंबर 1 निश्चित तौर पे हमारा रायपुर आ सकता है। मगर ये कल्पना लेके आना पड़ेगा लोगों को, मेरी ये सोच लेके आनी पड़ेगी, बड़ी कल्पना लेके आनी पड़ेगी। आपने आवास योजना की शुरू में बात की सर, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहली बात आती है पट्टा को लेकर, आपके यहाँ है अभी सुविधा मिली है पट्टाधारी? देखिए, ये पट्टा किसी को नहीं मिला है। जो सरकार के द्वारा बड़े सपने दिखाए गए थे, कहीं किसी को पट्टा नहीं मिला है। ये खाली लोगों को भ्रमित करने का, छलावा करने का ये योजना था। मात्र इतने बड़े शहर में, इतने बड़े शहर, रायपुर शहर की राजधानी बहुत बड़ी क्षेत्र है। हमारे जैसे वार्ड में भी, हमारा वार्ड एक
काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और स्लम क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बस्ती ज़्यादा है। उन लोगों को जब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए जब मैदान में उतरी थी पिछले बार, तो घर घर में लोगों से फॉर्म भराया गया था कि हमारी सरकार आएगी और आपको पट्टा देंगे। उस समय कोई नियम और कानून नहीं बताए थे, सिर्फ ये कहा गया था कि आपको पट्टा हम देंगे, हमारी सरकार आएगी। जैसे वो 5 साल तो बीतने वाला था, जब फिर से इलेक्शन आए तो इलेक्शन में फिर से कैसे चेहरा दिखाएंगे करके कुछ लोगों को मात्र पट्टा दिया गया। जैसे मेरे वार्ड में मात्र 19 लोगों को पट्टा दिया गया है। वादा तो आपने बहुत किया था, हजारों में पेंडिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े वार्ड में मात्र 19 लोगों को कैसे सिलेक्शन हो गया? सिर्फ 19 लोगों को क्यों? आप जब सर्वे पूरे लोगों का किए, आपके द्वारा किया गया था, तो आप उनको सबको देना था पट्टा। सिर्फ आप अपने होर्डिंग में आंकड़ा बढ़ाने के लिए, आप विज्ञापन में अपना एडवर्टाइज करने के लिए, विज्ञापन होर्डिंग पोस्टर लगाने के लिए आपने कुछ लोगों को पट्टा वितरण करके बड़े बड़े होर्डिंग और फ्लैक्स और न्यूज़ चैनल में बताया कि हम लाखों लोगों को पट्टा दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस कांग्रेस पार्टी को, मेरे वार्ड के लिए खासकर, आप हर व्यक्ति के घर में घुस के टेप लेके नापने निकले थे, आपको इतने स्क्वायर फीट का पट्टा देंगे, आपके परिवार के इन लोगों को सभी को पट्टा दिया जाएगा। मगर फिर भी मात्र 19 लोगों को पट्टा यहाँ दिया गया है और फिर लाखों लोग वो है कहाँ? आपने देखा होगा, आपके माध्यम से मैं फिर से इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले यहाँ होर्डिंग लगे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, 40 लाख गरीब परिवार इस 4.5 वर्ष में अमीर हो गए, गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। तो मैं रोज़ खोजता हूँ कि वो कौन से ऐसे गरीब परिवार हैं जो 4.5 वर्ष में गरीबी से ऊपर उठ गए, मुझे मिल नहीं रहे। हजारों की संख्या मेरे यहाँ गरीब परिवार रहते हैं, मगर हर व्यक्ति से मैं पूछता हूँ तो कोई भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाया है। ये सिर्फ भ्रमित और झूठ फैलाने वाली सरकार रही है। यहाँ के विधायक सिर्फ फोटो चिपकाने का काम किए। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर फोटो ही चिपकाने का काम करना रहता तो जितने रायपुर शहर में आप जितने विकास कार्य दिख रहे हैं उसमें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता फोटो चिपका के रखते हैं। मगर ये रायपुर शहर हमारा है, इस रायपुर शहर के लिए आपने किया क्या? इस 5 साल के भीतर में आपके द्वारा हुआ क्या कार्य हुए? हमारे नेता माननीय राजेश मोदी तो हमेशा चैलेंज करके मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने इस रायपुर शहर के लिए ऐसा कोई सा काम बता दो कि जिसका भूमि पूजन और जिसका लोकार्पण आपके द्वारा किया गया। तो ऐसा कोई काम नहीं है। आपने गरीबों की बात की, गरीबों के लिए जो राशन की योजना चल रही है, आपके यहाँ राशन कार्डधारी हैं? निश्चित तौर पे मेरे हजारों की संख्या में मेरे यहाँ गरीब परिवार निवास रहते हैं और सबके पास राशन कार्डधारी है। आपके समय में कितने बनाए? मेरे यहाँ लगभग अभी तक तो मेरे यहाँ ऐसे गरीब परिवार 500 से 600 करीब आंकड़ा होगा। रोज़ पार्षद के पास राशन कार्ड बनाने, जिनकी फैमिली बड़ी हो गई वो अपने परिवार से अलग करके वो भी राशन कार्ड कम से कम 300 से ऊपर ही होगा। और निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये रोज़ पार्षदों का काम है, रूटीन है कि जब भी कोई पेंशनों के लिए आते हैं। हमें मुश्किल जब होती है जब हम चाहते हैं, ऐसे जब फील्ड में निकलते हैं, ऐसे गरीब परिवार के नीचे स्तर के लोग जब मिलते हैं, बुजुर्ग महिलाएं, कि उनको निराश्रित पेंशन नहीं मिलता, मगर हम चाह के भी उनको पेंशन नहीं दिला पाते क्योंकि नियम से बंधे हुए हैं। मैं उनको समझा नहीं पाता। जो बातें मैं उनको समझाता हूँ कि 2007-8 की सूची में जब तक उनका नाम ना हो तब तक उनका निराश्रित नहीं बन सकता। मगर वो आस हमारे ऊपर लगा के रखते हैं कि पार्षद अगर बनना है तो पार्षद चाहेगा तो बनाएगा। मगर हम बड़े दुख हमको होता है उस समय कि उनका निराश्रित पेंशन सच में उनको ज़रूरत है, मगर फिर भी ये नियम होने के कारण हमारे हाथ बंधे होते हैं कि उनको निराश्रित नहीं बना पाते। यहाँ विकलांग होने के बाद जब उस व्यक्ति का 2007-8 की सूची में नाम नहीं है तो हमको उसको निराश्रित विकलांग पेंशन नहीं दिला पाते।
ऐसी बहुत कठिनाई हमारे पास में भी होती है, रोज़ पार्षद होने के नाते बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि चाह के भी मजबूर होकर हम उस चीज़ों को नहीं कर पाते। और हर व्यक्ति पार्षद के ऊपर डिपेंड होता है कि पार्षद चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता कि पार्षद भी अपने एक नियम और दायरे में बंधा होता है कि जितना भी काम हो पार्षद के लायक वो काम कर सकता है। आपके यहाँ राशन का दुकान कितने हैं अभी? मेरे यहाँ वर्तमान में पहले 2 राशन दुकान थे, अभी कम से कम 5 दुकान हो गए हैं, लगभग 5 दुकान। सबको अभी जो बड़े राशन दुकान थे सबको डाइवर्ट करके सरकार के समय तो 5 से 6 लगभग दुकान खुल गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? देखिए, स्वास्थ्य हमारे यहाँ अच्छा, आपने सवाल पूछा। मैंने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत काम किए। अभी अब यहाँ पास में तालाब है, वहाँ पे हमर क्लिनिक मैंने खुलवाया है वहाँ पे। अभी उसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है। विधायक जी चाह भी नहीं रहे थे, फिर भी मैं लड़ झगड़ के स्वास्थ्य से पैसा लेके आके जगह उपलब्ध करा के सरकारी, उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनवाई। तो अचानक विधायक जी को पता चला तो काम भी रुकवा दिए थे उसका। पार्षद निधि से बना है या फिर नहीं, किस्मत पार्षद निधि से? नहीं बना है, वो सरकार के माध्यम से पैसा आता है, जो भी फंडिंग होता है वो स्वास्थ्य विभाग से पैसा आया। उस चीज़ को मैंने पूरे जोर शोर से उस भिड़ के उस पैसे को लेके आके आज वो बिल्डिंग तैयार होगी और डॉक्टर्स बैठने स्टार्ट हो गए वहाँ पे। दवाइयाँ, ब्लड शुगर, यूरिन, ये सारी चीज़ उपलब्ध हैं निःशुल्क वहाँ पे। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी लोगों को? नहीं, सभी चीज़ भाई, जो आज हॉस्पिटल हम जब जाते हैं छोटे मोटे चेकअप के लिए तो हमको 100-200 रुपये पहले डॉक्टर के पास खर्च करना पड़ता है। और हमारे यहाँ गरीब तबके के परिवार रहते हैं, तो चाहे वो शुगर का जांच हो, चाहे यूरिन का हो, चाहे ब्लड, बीपी, ये सारे चीज़ निःशुल्क हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत बुखार, सर्दी, खांसी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध निःशुल्क वहाँ पे रहते हैं। तो इतनी बड़ी सुविधा तो और पब्लिक को मिल रही है, तो हमारे लोगों के लिए है। गार्डन है आपके यहाँ? हाँ, गार्डन भी हमारे हैं। मात्र अभी एक ही गार्डन है हमारे, और छोटे छोटे कॉलोनी में 2 गार्डन हैं, जो कॉलोनी के लोग वहाँ जाते हैं। और एक अभी गार्डन हमने पुराने कार्यकाल में मुड़त जी के द्वारा बनाया था। और एक तालाब, लगभग हमारे यहाँ 5 से 6 तालाब हैं। लेकिन गार्डन का मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी जब हम लोग घूमे तो, कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, परेशान रहते हैं यहाँ पे। आपके पास शिकायत आई है? देखिए, निश्चित तौर पे मेरे पास भी बहुत शिकायत आई है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ जो मेरे पास शिकायत लेके आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप कम से कम जाइए तो उस गार्डन में, शिकायत करने से क्या होगा। आप उस जगह पहुँचिए तो सही गार्डन में। जब तक व्यक्तियों का आना जाना नहीं होगा, भीड़ भड़का उस जगह में नहीं होगा, तो असामाजिक तत्व हमेशा बैठेंगे। असामाजिक तत्वों को तो खुला चाहिए जगह, उनको खुला जगह चाहिए, अकेला चाहिए। जब कोई खाली रहे उस जगह में, कोई आने जाने वाला व्यक्ति न हो। आप कॉलोनी के लोग निकल के घर से गार्डन जाएंगे नहीं तो असामाजिक तत्व तो लगातार बैठेंगे। कई बार लगातार जांच और थाने के माध्यम से कार्रवाई हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जेल भी भेजे हमने। उसके बाद भी कॉलोनी वाले निकल के जाएंगे नहीं तो होगा कैसे? पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ? हाँ, होती है, पेट्रोलिंग होती है। अपराध में भी काफ़ी कंट्रोल है, क्योंकि पास में थाना होने का फ़ायदा यही है कि लगातार एक फ़ोन लगाइए और तो तत्काल पुलिस गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। अपराध तो निश्चित तौर पे रुके नहीं हैं। भट्टी भी यहाँ पे है, सरकार के द्वारा, विधायक जी के द्वारा खुलवा के रखी गई है। तो वो सारा चीज़, उस चीज़ों से जूझना तो ज़रूर पड़ता है, मगर काफ़ी तौर पे पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग अपने काम कर रही करके वो सारा चीज़ बची हुई है। जी। कभी शिकायत नहीं आती यहाँ पे भट्टी है तो इसको थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, महिलाएं परेशान रहती इसीलिए? नहीं, वो तो शिकायत, मैं तो जब से पार्षद बना मैं तो ये कोशिश रही है कि कम से कम 8 से 10 बार कलेक्टर महोदय के पास मैंने शिकायत इसके लिए लिखित में लेटर दिया है, मगर सरकार, मैं तो यहाँ तक कहला कि विधायक जी का भी बंगला सरकारी है और ये दुकान भी सरकारी है। मेन रोड पे भी माननीय विधायक जी का बंगला था, तो इस सरकारी दुकान को सरकारी बंगले में शिफ्ट कर दिया जाए। मैं तो धरने में तक 2 दिन बैठा था यहाँ पे, मगर फिर भी माननीय विधायक जी के आदमी हैं सब, उनके द्वारा यहाँ पे आहता भी खोल के रखा गया था। अब लगता है कुछ होगा? निश्चित तौर पे होगा। इस भट्टी को इस जगह से हटना ही पड़ेगा। जी।
पानी की सुविधा कैसी है? पहले टैंकरों का आना जाना लगा रहता था, अब स्थिति अभी बदली भी मेरे यहाँ लगातार भीमनगर, बजरनगर, खपरा भट्टी ये क्षेत्र हैं, अभी भी टैंकर के भरोसे हैं। कई बार मांग किया, यहाँ तक कि मुझे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था तो मुझे इसी ऑफिस से गिरफ्तार कर लिए थे पुलिस वालों ने। मैंने कहा था कि पानी की समस्या मेरे यहाँ लगातार पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करने जाऊँगा और उनको मटकी दूंगा, तो मुझे आजाद चौक थाने से पूरी फोर्स आके इसी ऑफिस से गिरफ्तार करके मुझे 3 घंटा गिरफ्तार करके मैं पानी की समस्या, लोगों की पानी की समस्या लेके जाने वाला था। पानी की समस्या अभी भी समाधान नहीं हुआ है। अमृत मिशन का भी लगातार चारों ओर हमारे यहाँ पाइप बिछ चुके हैं। विगत 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो भी चालू हो जाएंगे, तो ऐसा एहसास होता है कि उसके माध्यम से पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। मगर अभी भी बरसात हो, ठंड हो, 12 महीना टैंकर मुझे वहाँ पे चाहिए रहता है। विधायक जी जरूर कहते थे कि टैंकर मुक्त हो गया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रास्ते में बीच बीच में गड्ढे डाल के पाइप बिछा रहे हैं, उससे समस्या हो रही है लोगों को, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो छोटी बात आपने पूछ दिया। आप रायपुर शहर का हाल देख लीजिए ना। वो रायपुर शहर में आपके वार्ड में हो, तो इसीलिए मैं आपके वार्ड का ही मैं तो यही बात आपको कह रहा हूँ कि ये तो आपने छोटी बात पूछ दी। आप मेन रोड, जयस्तंभ चौक, जी रोड, MG रोड, सदर बाजार, आमापारा रोड, कटोरा तालाब, ये सारे जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। रायपुर शहर का नाम खोदापुर पड़ गया है, तो ये सब वार्ड गली है। इस रायपुर शहर का हाल ही खोदापुर के नाम से जाना जा रहा है, तो ये गली मोहल्ले में क्या करोगे आप? चारों ओर इस रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अपराध का गढ़ हो, चाहे गड्ढों की बात हो, रायपुर शहर टॉप में आता है इस 5 वर्षों में। तो मैं तो पार्षद हूं। अब जब शहर का ये हाल है तो गली मोहल्ले वार्ड तो रहेंगे ही ऐसे। आपने इतने साल अब लगभग आपके काम को हो चुके हैं, कौन कौन से वो काम है जिनको लेकर आपने नगर निगम में चक्कर लगाया हो और वो पूरी तरीके से काम हो गया हो? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर से मैं आपको बोलूँगा, लगभग 300-350 मकान मेरे यहाँ बने हैं। उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत धरने दिए हैं, चाहे वो निगम आयुक्त के सामने हो, चाहे जोन आयुक्त हो, हर व्यक्ति के पास हमने आवेदन निवेदन सारे चीज़ किए हैं। अभी भी 200 काम मेरे यहाँ पेंडिंग है। अगर विधायक जी चाहते तो निश्चित तौर पे वो भी गरीब परिवारों के मकान बन जाते। हमने बिना भेदभाव के, चाहे वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, सिर्फ जिसका मकान कच्चा हो, हमने उन व्यक्तियों के लिए दिन रात मेहनत करके उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करी। मगर अभी भी 200 मकान मेरे यहाँ बाकी हैं, जो विधायक जी के कारण, उनको राजनीति चमकाना था, उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी राजनीति चमकाना था कि अगर वो भी मकान बन जाते तो उनकी राजनीति आखिर चलती कहाँ से। उनके लापरवाही के कारण, उनके गलत फहमियों के कारण, उनकी गलत जानकारियों के कारण वो मकान अधूरे पड़े हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया। विधायक जी नाराज इसलिए हो जाते थे कि मैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी के माध्यम से भू अनुज्ञा प्रमाण पत्र को बंटवा देता था। विधायक की नाराजगी सिर्फ ये थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं, मेरे नेताओं को नहीं बुलाऊंगा तो मैं उसको बुलाऊं, मैं अपने नेताओं को बुलाऊंगा। मगर छोटी सोच, छोटी मानसिकता इस विधायक की रही है। मेरे नेता के आने से उन गरीब परिवारों का मकान रोकने का काम किसी ने अगर किया है तो वह है विकास उपाध्याय। आज उसी का भुगतना है। अच्छा, अब नगर निगम पे ही आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, लग रहा है कि संभव है, संपर्क में है कोई? निश्चित तौर पे सारे संभव है। असंभव है क्या चीज़? कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। देखिए, उनका कहना ना हो, हमारा कहना हाँ। अब जब होगा वो आप भी सामने रहेंगे और हम भी यहाँ रहेंगे। कितने लोग हैं संपर्क? सब अब वो हम बताएंगे, खुलासा अभी से बताएंगे। आप सतर्क करना चाह रहे हैं आप? निश्चित तौर पे सारे से हमारा लगातार कांटेक्ट हो रहा है और ये बाद में हम बताएंगे आपको कि कैसे होगा, क्या होगा। तब तो आप
आगे न्यूज़ चलाएंगे उस विषय में। दीपक जायसवाल जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं अपना? देखिए, मैं कोई भविष्य ऐसा चुन के नहीं आया हूँ, भविष्य बनाने ले ऊपर वाले। मैं जनता की सेवा करने के लिए निकला हूँ। जब तक मुझे मौका मिलते रहेगा मैं जनता की सेवा करते रहूँगा। ना मैं क्या बनूँगा आगे जाके, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं लगातार, बस मैं चाहता हूँ ऊपर वाले की कृपा से मैं लगातार लोगों की सेवा मैं करता हूँ। जी, कुछ दिन चुनाव को अब बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। इस बीच में कौन कौन से वो काम हैं जो अपने वार्डवासियों के लिए आप करना चाहेंगे? काम बहुत सारे हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते। वो तो है, लेकिन कुछ और एक चुनिंदा रोड काम- बनते हैं तो फिर 2 साल के बाद फिर वो ख़राब होते हैं, तो फिर उसको बनाना पड़ता है। तो इसलिए काम रुकते नहीं हैं, काम लगातार जारी रहते हैं। मगर ऐसे कुछ काम हैं, जैसे आमा तालाब सबसे हमारा तालाब है, प्राचीन तालाब है, जिसके चारों कोने में शिवालय हैं। आधा हमने बनाया है, मगर इस 5 वर्षों में हमने आवेदन निवेदन माननीय विधायक जी से बहुत कर दिया, कुछ नहीं हो पाया। इस तालाब की सौंदर्यीकरण हम करवाएंगे। वो काम मेरे लिए एक बड़ा काम है, इस तालाब की सौंदर्यीकरण। और वो 200 बच्चे गरीब परिवारों को मकान दिलाना सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है। लगता है कि ये चुनाव से पहले हो जाएगा? निश्चित तौर पे वो सारे काम मैं कोशिश में हूँ कि वो वंचित गरीब परिवारों के मकान बन जाए। सबसे पहले उनको छत मिल जाए, पक्का प्रधानमंत्री जी का लाभ मिल जाए। मैं इसके लिए निरंतर, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ने भी कहा है, हम हर गरीब परिवारों का मकान बनाएंगे। और मैं फिर से उस विधायक को बताना चाहूँगा, अब तो पूर्व हो गए, उस विधायक को बताएंगे जितने काम आपके द्वारा छूटे हैं, आपने नहीं करने दिया, उस काम को मैं करके दिखाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी उस गरीब परिवारों को मकान भी बना के दिखाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते आपकी क्षेत्र के वार्डवासियों से यदि कुछ कहना चाहें? बस मैं अपने क्षेत्र और रायपुर शहर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये शहर, ये मोहल्ला, ये गली हमारा है। आप संकल्प लीजिए, दिन निश्चित करिए कि हमारे घर का कचरा हम नाली में ना फेंकें, हमारे घर का कचरा रोड में ना फेंकें। लगातार जो सुबह मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग में जो गाड़ियाँ आती है, हम कचरा उनको दें। हमारे बच्चों से भी, आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, उनसे भी वो कचरे को उस गाड़ियों में डलवाएं, ताकि वो नली में डालने से बचे। क्योंकि शहर फिर से मैं हमारा है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, कचरा डस्टबिन में डालिए, जो गाड़ी आती है उसमें डालिए, रोड में चलते भी यहाँ वहाँ ना फेंके। क्योंकि सुंदर शहर हमारा रहेगा तो स्वच्छ हम रहेंगे, सुंदर एक परिकल्पना रायपुर शहर को हम देखेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना वार्ड नंबर 38 शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में भी पार्षद हैं दीपक जायसवाल जी, जिनका कहना है कि चुनाव से पहले वो आवास योजना और जो तालाब का सौंदर्यीकरण है वो करना चाहते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर भी गंभीर आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो यहाँ पर अब विकास के एक नए बयान लिखे जाएंगे। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।